नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके क्लासेस में। आज हम लोग हायर एजुकेशन में यशपाल समिति पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यशपाल समिति के बारे में। तो यशपाल समिति 2 बार बना है। देखिए, आप एग्जाम में बैठिएगा तो आपको यशपाल समिति के बारे में आपको विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि यशपाल समितियां 2 बार बनी हुई है। एक बार 1992 और दूसरी बार 2009 ईस्वी में, और दोनों बार समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल थे, डॉक्टर यशपाल थे, इसलिए इनके नाम पर ही यशपाल समिति रखा गया है। आप विस्तार पूर्वक पढ़िएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा, खुद अंतर महसूस हो जाएगा कि यशपाल समिति 1992 के क्या रिपोर्ट है और यशपाल समिति 2009 के क्या रिपोर्ट है। चलिए आज हम लोग करके देखते हैं, एक एक करके हम लोग देखते हैं यशपाल समिति। आज हम लोग यशपाल समिति 1992 को पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे यशपाल समिति 2009 को। तो देखिए, प्रोफेसर यशपाल भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा उनका योगदान है। तो इनके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी आपको रखना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारा योगदान है भारतीय इतिहास में इनका। भारत के विकास में, भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में, भारतीय विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे योगदान है प्रोफेसर यशपाल का। तो थोड़ा सा इनके बारे में आप जानकारी रखिए। यूजीसी नेट में इनके बारे में एक बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो उसी के आधार पर आप थोड़ा बहुत इनके बारे में जानकारी रखेंगे। तो यशपाल जो थे भारतीय वैज्ञानिक थे। प्रोफेसर यशपाल जो थे भारतीय वैज्ञानिक थे, शिक्षक थे और शिक्षाविद थे। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रोफेसर यशपाल कौन थे। तो प्रोफेसर यशपाल भारतीय वैज्ञानिक थे, वे शिक्षक भी थे, शिक्षक की भूमिका भी अदा किए और शिक्षाविद भी थे। तो प्रोफेसर यशपाल भारतीय वैज्ञानिक हुए, शिक्षक हुए और शिक्षाविद हुए। वो 1983 ईस्वी में योजना आयोग के सलाहकार समिति के सदस्य रहे। सलाहकार समिति के सदस्य रहे, योजना आयोग के सलाहकार समिति के अध्यक्ष रहे। इनके अलावा प्रोफेसर यशपाल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के भी सचिव रहे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव रहे। प्रोफेसर यशपाल की मैं बात कर रहा हूं। और इनका क्या योगदान था, तो जैसा कि आपने पिछला में देखा था, कोठारी आयोग में देखा था, जैसा कि आपने पिछला वीडियो में देखा था कि डॉक्टर डीएस कोठारी यूजीसी के अध्यक्ष थे। तो प्रोफेसर यशपाल भी यूजीसी के अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं। यूजीसी के अध्यक्ष। आपको इससे इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं कि इनमें से कौन शिक्षाविद है जो यूजीसी के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो 2-3 नाम आपको दे देगा। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि यूजीसी के अध्यक्ष जो कौन रह चुके हैं, जो शिक्षाविद है, जो फेमस है, उनके बारे में पूछे जाएंगे। तो आपको प्रोफेसर यशपाल भी यूजीसी के अध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं। 2007 से 12 तक जेएनयू के वाइस चांसलर रहे। 2007 से 2012 तक जेएनयू के वाइस चांसलर रह चुके हैं। जेएनयू के वाइस चांसलर के पद पर भी रह चुके हैं प्रोफेसर यशपाल। और
ये 2 बार शिक्षा समिति, ठीक है, 2 बार भारतीय शिक्षा समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं। शिक्षा समिति के 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। कब 1992 और 2009 ईस्वी, ठीक है, 1992 और 2009 ईस्वी। तो अभी हम लोग 1992 को, अभी हम लोग यशपाल समिति 1992 को डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद 2009 ईस्वी को पढ़ेंगे। इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है, पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है भारत सरकार द्वारा। और इनकी हाल फिलहाल में मृत्यु हुई है, 2017 में इनकी मृत्यु हुई है दिल्ली के एम्स में। तो ये था हमारा प्रोफेसर यशपाल के बारे में, जो करेंट से, जीके से और हायर एजुकेशन से कभी कभी 1-2 क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं और इससे प्रश्न पूछे गए हैं आपका यूजीसी नेट में। अब हम लोग आते हैं यशपाल समिति 1992, जो मेन टॉपिक है, जो मेन मुद्दा है। चलिए ठीक है, आप हेडिंग देंगे यशपाल समिति 1992। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि कोई भी समिति बनता है तो उसके पीछे कुछ न कुछ उसके लिए टारगेट होता है, कुछ उद्देश्य होता है। तो यशपाल समिति का क्या उद्देश्य था? तो भारत सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 1992 ईस्वी में स्कूली छात्रों के शैक्षणिक बोझ को कम करने के लिए, यहाँ ध्यान देंगे, स्कूली छात्रों को शैक्षिक बोझ के लिए, स्कूली छात्रों को शैक्षिक बोझ को कम करने के लिए एक समिति बनाया गया, एक सलाहकार समिति का गठन किया गया, जो यशपाल समिति 1992 के नाम से भी जाना जाता है। तो एमएचआरडी ने, जिसको अब हम लोग शिक्षा मंत्रालय के नाम से, पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय, एमएचआरडी को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब इसका नाम को बदल दिया गया है, अब इसके नाम को चेंज कर दिया गया है, अब यह डायरेक्ट शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। तो एमएचआरडी ने, भारत सरकार के एमएचआरडी ने स्कूली छात्रों के शैक्षिक बोझ को कम करने के लिए एक समिति का गठन किया, जिस समिति का नाम था सलाहकार समिति, जिस समिति का नाम था सलाहकार समिति 1992। देखिए यहाँ ध्यान देने की बात है, 2 पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा। स्कूली छात्रों के शैक्षिक बोझ को कम करने के लिए, तो शैक्षिक बोझ क्या क्या हो सकते हैं? शैक्षिक बोझ करने का मतलब है कि जिस स्टैंडर्ड के बच्चा है, जिस क्लास के बच्चा है, उसके अनुरूप उसको सिलेबस पढ़ाया जाए, उसके अनुरूप उसे करिकुलम दिया जाए, उसके अनुरूप उसके बैग दिए जाए, उसके थैले दिए जाए। क्या हुआ कि प्राइवेट विद्यालय के खुल जाने से भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में, भारतीय शिक्षा में कोई ठोस नियम नहीं था, कोई ठोस कानून नहीं था कि किस क्लास को क्या पढ़ाया जाए, क्योंकि अंग्रेजों का बनाया हुआ सिस्टम था, उसमें बहुत सारा सुधार लाना था। तो एमएचआरडी ने 1992 में एक समिति बनाया और इन्होंने कहा है कि आप स्कूली छात्रों के शैक्षिक बोझ को कैसे आप कम कीजिएगा, क्या क्या उसमें आप ऐड कीजिएगा, क्या क्या आप उसमें कटौती कीजिएगा, उसके उद्देश्य से एक सलाहकार समिति का गठन किया गया। और इस सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष हुए, इस सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष हुए, इस सलाहकार समिति के अध्यक्ष हुए प्रोफेसर यशपाल, इन्हीं के नाम पर ये यशपाल समिति 1992 के नाम से जाना जाता है। यानी कि यशपाल समिति 1992 को सलाहकार समिति के नाम से भी जाना जाता है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे, यशपाल समिति 1992 को सलाहकार समिति 1992 के नाम से भी जाना जाता है।
क्योंकि इसके अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल थे, इसलिए इस समिति को यशपाल समिति के नाम से भी जाना जाता है। इस समिति का मुख्य उद्देश्य था स्कूली छात्रों के शैक्षिक बोझ को कम करने के लिए, इसके बर्डन को कम करने के लिए। इसमें और कौन कौन शामिल थे आप देखेंगे तो इसमें भारत के अलग अलग क्षेत्रों के 8 शिक्षाविद शामिल थे। अलग अलग क्षेत्रों के 8 शिक्षाविद शामिल थे। आठ शिक्षाविद शामिल थे। प्रश्न पूछे जाते हैं कि यशपाल समिति में, सलाहकार समिति में कितने शिक्षाविदों को शामिल किया गया था? तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों से 8 शिक्षाविदों को शामिल किया गया था और 8 शिक्षाविद और प्रोफेसर यशपाल मिलके बहुत सारे काम किए थे, जो आगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। यह जो समिति है, यशपाल समिति जो है, सलाहकार समिति जो है, सभी बोर्ड को यानी सीबीएसई, आईसीएसई, इसके अलावा सभी स्टेट बोर्ड को इन्होंने गहनता पूर्वक अध्ययन किया। यानी राज्य के सभी बोर्ड को अध्ययन किया, सभी बोर्ड को अध्ययन किया, सभी बोर्ड को देखा। इसके अलावा राज्य के सभी टेक्स्ट बुक को अध्ययन किया, सभी टेक्स्ट बुक को इन्होंने देखा। सिर्फ प्राथमिक स्तर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हायर एजुकेशन में भी इन्होंने देखा, सभी टेक्स्ट बुक को पढ़ा, सभी सिलेबस को पढ़ा, सभी बोर्ड के सिलेबस को देखा इन्होंने, राज्य के सभी टेक्स्ट बुकों को देखा और इसके बाद सभी शिक्षाविदों से राज्य के अलग अलग शिक्षाविदों से बात किया, प्राइवेट विद्यालय के शिक्षकों से बात किया, प्रिंसिपल से बात किया, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज, सभी शिक्षकों से, जो उच्च अधिकारी थे, सभी उच्च अधिकारियों से इन्होंने इसके संबंध में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया और विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास किया। कुछ कारण है जो बच्चों के विकास को प्रभावित कर रहा है, कौन से कारक है जो बच्चों को ज्यादा बर्डन दे रहा है, उस बर्डन को कम किया जाए, सभी बातों को इन्होंने गहनता पूर्वक अध्ययन किया और फाइनली 15 जुलाई 1993 ईस्वी को आयोग ने अपना रिपोर्ट सौंपा। तो आयोग ने अपना कब रिपोर्ट सौंपा? तो 15 जुलाई 1993 ईस्वी को आयोग ने भारत सरकार को अपना फाइनल रिपोर्ट दिया। इस रिपोर्ट की जो शीर्षक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिपोर्ट के शीर्षक पूछे जाते हैं कि यशपाल समिति की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के शीर्षक क्या है, तो आप ये लिखेंगे कि रिपोर्ट के शीर्षक क्या थे। रिपोर्ट के शीर्षक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। रिपोर्ट था, उस रिपोर्ट का जो शीर्षक था वो शीर्षक था बोझ रहित अधिगम। बोझ रहित अधिगम। बोझ रहित अधिगम किससे संबंधित है? तो यशपाल समिति से संबंधित है, सलाहकार समिति से संबंधित है। लर्निंग विदाउट बर्डन। लर्निंग विदाउट बर्डन। लर्निंग विदाउट बर्डन। लर्निंग विदाउट बर्डन किससे संबंधित है? तो लर्निंग विदाउट बर्डन प्रोफेसर यशपाल समिति से संबंधित है, यशपाल समिति से संबंधित है, सलाहकार समिति से संबंधित है। ये था आपका
यशपाल समिति 1992 का जो रिसर्च था, अब इसके क्या क्या कंक्लूजन आए, क्या क्या रिपोर्ट में आए, क्या क्या निष्कर्ष आए, इस रिपोर्ट को और यशपाल समिति 2009 को हम अगले वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।